हाय गुड मॉर्निंग। 91.2 NIVH छलदून पर मैं हूँ आपके साथ, आपकी आरजे लक्ष्मी। दोस्तों, ब्लाइंड स्पोर्ट्स में नरेश सिंह नयाल सर की बात ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। तो आज हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे। तो आज हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन उससे पहले सर, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन की ओर से आपको मास्टर ट्रेनर चुना गया है, तो उसके लिए आपको सर 91.2 NIVH छलदून की ओर से मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और सर, मैं आपको वेलकम भी करना चाहूँगी। दिल से स्वागत करती हूँ मैं आपका कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू लक्ष्मी, और आपके सारे व्यूअर्स को, सारे लिसनर्स को थैंक यू वेरी मच। और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर बैठा हूँ अपने ही जो इंस्टीट्यूट के कम्युनिटी रेडियो में। अब तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और उसके बाद में आप लोग आए और आपके सामने बैठकर आज कुछ बातें करने का मौका मिला है। थैंक यू वेरी मच, और इतनी सारी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम आपसे बात कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सर, इससे पहले कि मैं अपने सवालों की झड़ी आपके सामने लगा दूं, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हम आपके बारे में और विस्तार से जानेंगे। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी आपके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरा नाम नरेश सिंह नयाल है और मैं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक हूँ, यानी कि PEI फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हूँ आदर्श विद्यालय में, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में। और बड़ा गर्व महसूस होता है जब बाहर निकलते हैं और उसके बाद में एक पहचान होती है, कुछ अच्छा कर लेते हैं। मेरे परिचय की अगर बात करूँ तो मैं लक्ष्मी बिल्कुल गाँव से आता हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा ईस्टर्न जो अपना कंट्री का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर हुई है, असम और अरुणाचल में हुई है। मैं अपने बड़े चाचा जी के साथ रहकर पढ़ा हूँ, वो असम राइफल्स में थे, तो मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं की है इसलिए। और जब वहाँ से पढ़ने के बाद में जब मैं वापस आया, यानी कि अपने ओखलकांडा ब्लॉक में, मैं आता हूँ नैनिया गाँव, चक दलाड़ है वहाँ पे, वहाँ से आता हूँ, बिल्कुल गाँव से, नैनीताल जिले में है। और उसके बाद में जब इंडियन एयरफोर्स में चला गया, इंडियन एयरफोर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कॉलेज करने के बाद में इंडियन एयरफोर्स में जब मैं गया तो 15 सालों की मेरी सर्विस रही, वो मैं कहूँगा कि मेरे स्वर्णिम 15 साल हैं मेरे जीवन के अभी तक की अगर सफ़र की बात करें। क्योंकि वहाँ मुझे सिर्फ सीखने का ही मौका नहीं मिला, करने का भी मौका मिला। तो इंडियन एयरफोर्स मेरे लिए एक ऐसा जो 15 साल हैं, एक ऐसी परिपाटी थी जहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सपने बुने और उन सपनों को जिया भी हूँ, बहुत मौका मिला मुझे। और उसके बाद में 2015 से 2015 से मैं यहाँ पर हूँ राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में। और मुझे बड़ी खुशी होती है लक्ष्मी कि मैं जो भारतीय वायुसेना से सीख कर आया, यहाँ पर मुझे उसको करने का मौका मिल रहा है। हालांकि फील्ड बिल्कुल अलग है दोनों, लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा है। बिल्कुल सर, आपको सुन के पता चल रहा है कि आप मिट्टी से जुड़े हैं, गांव की मिट्टी से जुड़े हैं और अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास। सर, जैसा कि आपने कहा कि एयरफोर्स से आप इस फील्ड में जुड़े, तो सर कैसे आना हुआ आपका इस फील्ड में, कैसे जुड़े आप? मैं स्पोर्ट्स में तो पहले से ही था। आपको बता दूं कि मैं इंडियन एयरफोर्स में भी स्पोर्ट्स ही करता था। और उसके बाद में जब मैं यहाँ 2013 में जब मैं रिटायर हुआ और उसके बाद में आया, मेरे ब्रदर इन लॉ श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी जो कि TCAB में है, वो यहीं पे थे, उनसे मिलने के लिए आया था। मैं मिलने के लिए आया था तो उस टाइम में यहाँ पर शायद एक पोस्ट जो PI की पोस्ट थी, सर जो मेरे अग्रज हैं और जिनसे मैंने सीखा, जहाँ मैंने शुरुआत करी, LM मिश्रा सर, वो जा रहे थे, वो रिटायर हो चुके थे। और उसके बाद में एक पोस्ट थी, तो उन्होंने मुझसे, क्योंकि उनको पता था मैं स्पोर्ट्स में हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि देख लो, अगर एलिजिबिलिटी है ना, अगर मैं वो रखता हूँ जो मांग रहे हैं, वो अगर मेरे पास एजुकेशन है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर सच बताऊँ तो लक्ष्मी। और जाते जाते जिस दिन मुझे जाना था उस दिन मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद में फिर मेरे मन में ये आया कि कुछ तो अलग करना है। यहाँ आने से पहले राणा इंटरनेशनल स्कूल में था, मैं राजस्थान में पढ़ा रहा था। तो उसके बाद में फिर मुझे लगा यार कुछ तो अलग किया जाए अब, क्योंकि कोचिंग पहले से ही कर रहा था, इंडियन एयरफोर्स में पहले से ही था और मुझे चैलेंजेस लेना बहुत अच्छा लगता है। यह नया फील्ड था तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। उसी प्रोसेस में, उसी बीच में शायद डेस्टिनी ऐसी थी कि मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद में एग्जाम्स दिए। मैं सीढ़ी दर सीढ़ी क्वालिफाई करता चला गया और 2015 में फिर मैंने ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट।
बिल्कुल सर। सर मैं ये जानना चाहूँगी, मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए, जब आप पहली बार आपने स्पोर्ट्स सिखाना शुरू किया तो शुरुआती दौर में क्या चैलेंज था आपके लिए, क्या अलग लगा आपको शुरुआती दौर में, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में तो चैलेंजेस आते ही हैं, क्योंकि कहीं भी नए जाते हैं हम, अगर हम किसी भी जगह पर नए जाते हैं तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है कि देखें कहाँ से रास्ता है, किस तरफ को जाना है। इवन कई बार जब हम नए किसी के घर में भी जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर में, तो हमें हर चीज़ पूछ के करनी पड़ती है, या फ्रेंड के घर में, है ना। सेम सिचुएशन मेरे साथ थी। स्पोर्ट्स पहले से ही कर रहा था, बट अब थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। मैं जो पैरा स्पोर्ट्स है उसमें आ रहा था। पैरा स्पोर्ट्स मतलब वो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए होता है पैरा स्पोर्ट्स, ये बता दूं मैं सबको। तो वहां मैं आ रहा था पैरा स्पोर्ट्स में, वहां पर आया। चैलेंजेस बहुत थी, सिखाने का तरीका और मेरा जो नॉलेज था उसको कैसे एक्सप्रेस करना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कि अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है, क्लैरिटी नहीं है आपको नॉलेज की, और उसके बाद में जो सिखाना है उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो दिक्कत होती है। बीच में सिखाने के प्रोसेस में शायद बहुतों को नहीं पता होगा, मैं शेयर जरूर करना चाहूँगा यहाँ पर, कि एक बार मैं 1 से 1.5 महीने तक मेरी एक आँख बिल्कुल बॉल आकर लगी, और इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मैं खुद एक आँख से वीआई हो गया। और उसके बाद में एक आंख से जब हुआ तो लेफ्ट हैंड से 7 सीटिंग मैंने लेजर सर्जरी हुई उसकी। तो वो मेरा बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस मानता हूँ मैं उसको। मैं सोचता हूँ कि जब पहले लोग, मेरे घर में बड़ी चिंता हुई, होना था, ऑब्वियस था कि होना था कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन मेरा ये था कि चलो एक तो ठीक है, एक से कर लेंगे, और कैटेगरी मैं ही तो बताता हूँ लोगों को ना, तो मुझे ये था ठीक है चलो कर लेंगे। और उसके बाद में फिर ट्रेनिंग चलती रही, बहुत सारी चोटें लगी, बहुत सारा शुरुआत में जब सिखाता था बहुत सारा, क्योंकि खासकर जब B1 कैटेगरी की बात हम करते हैं, यानी कि जो टोटली ब्लाइंड होते हैं। मैं ब्लाइंड यहाँ इसलिए यूज करूंगा, बार बार आप मेरे मुंह से ब्लाइंड सुनेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स की अपनी टर्मिनोलॉजी है, तो इसको अन्यथा ना लें। जो हमारे लिसनर्स भी हैं विजुअली इम्पेयर्ड बोलते हैं, ये हम भी जानते हैं, सभी लोगों को ज्ञान है इस बात का, लेकिन जब मैं यूज करूंगा, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स ट्रेनर हूँ और स्पोर्ट्स कोच हूं मैं, वो अगर बताऊंगा तो मैं टर्मिनोलॉजी ब्लाइंड क्रिकेट या ब्लाइंड फुटबॉल, क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड या ब्लाइंड फुटबॉल जब हम बोलते हैं, वो टर्मिनोलॉजी है, दैट इज टर्मिनोलॉजी, वो कोई हम किसी के लिए वैसे यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पर आया, जब हम B1 की बात करते हैं, यानी कि जो टोटली ब्लाइंड है ना, B1 कैटेगरी आप जानते हैं अच्छी तरह से, तो उसको सिखाने में ये हो जाता है कि कई बार हम जब अगर डायरेक्शन बताना है, अगर मुझे डायरेक्शन का मैंने बता तो दिया, अगर मेरे सामने अगर साइटेड को मैं बता रहा हूं, तो साइटेड लोग यानी कि जो दृष्टिवान लोग हैं उनको बता रहा हूं, तो मैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाऊंगा और एक मोशन बताना है मुझे कि अपने राइट हैंड को स्विंग करो, है ना, रोटेट करो, ठीक है, मैंने बता दिया। और मैं एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ के वहां से डेमो कर रहा हूं, तो पूरे चाहे मेरे सामने आप कितने हजार खड़े कर दो, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है ना, वो उनकी विजिबिलिटी है उस चीज की और वो कर रहे हैं। लेकिन जब मैं B1 को बताता हूँ कोई भी चीज, एक्शन, खासकर जब एक्शन डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, डेमोन्स्ट्रेशन टच के साथ में मुझे करना होता है, फील के साथ करना होता है, और वो चीज मुझे बताना होता है, फिर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, क्योंकि जब मेरे पास कोई आता है तो वो स्पोर्ट्स पर्सन है और वो या तो स्टूडेंट है। तो वो चीजों को करते हुए दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसके बाद यकीन मानो कि जब एक बार बता देते हैं ना, तो उसके बाद बहुत मजा आता है। बहुत, मैं आजकल जिस उस पे हूँ, मुझे बहुत मजा आता है अब करने में, काम करने में, क्योंकि अब मेरे लिए इतना आसान हो जाता है कि सीनियर्स जिनको मैंने सिखा रखा है, वो लोग आज अगर उनको बोलूँ कोई एक्शन अगर किसी को नहीं आ रहा है, कोई वो नहीं कर पा रहे हैं, उसको बोलूँ कि आप उसको हेल्प करो, तो मुझे सिर्फ बोलना आना चाहिए। और मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है इन 8-9 सालों में, मैंने ये देखा कि अगर आपके स्पीच में क्लैरिटी है, अगर आपको एक्शन बताना आता है, अगर आपको एक्सप्रेस करना आता है, अगर आप 100% नॉलेज रखते हैं, और उसके बाद में अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई ज़्यादा यूज है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 60% ज्ञान रखता हूँ, नॉलेज रखता हूँ, लेकिन 40% एक्सप्रेस करने में अगर मैं कर पाता हूँ, सक्षम हूँ, तो मुझे लगता है कि वो चला जाता है, वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो अब मज़ा आ रहा है, अब बहुत मज़ा आ रहा है। डिफ़िकल्टीज आती हैं, हर तरीके से डिफ़िकल्टीज आती हैं। संस्थान ने बहुत साथ दिया, और संस्थान में जो लोग हैं उन्होंने बहुत साथ दिया, तो आज एक अच्छे उससे काम चल रहा है। तो मतलब सीखने और सिखाने के लिए आपको नॉलेज और एक्सप्रेस की जरूरत होती है, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, बहुत ज्यादा, और जो कि आप बखूबी करते हैं कोशिश है।
बिल्कुल। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि एज अ विजुअली इम्पेयर्ड स्पोर्ट्स में क्या अभी संभावनाएं हैं, अगर हम अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं तो एज अ विजुअली इम्पेयर्ड क्या संभावनाएं हैं? अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन ये कहूंगा मैं कि अब तो खुल चुका है, समंदर है पूरा, और आपके पास बहुत आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, आपके पास करियर ऑप्शंस हैं। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप आना चाह रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी कि मैन वुमेन कोई भी, अगर बॉय गर्ल शुरू कर रहे हैं सही एज पे टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद नर्चरिंग ऑफ दैट टैलेंट, उसके बाद हम कितना नर्चर कर रहे हैं उसको, सही हाथों में चले गए और अगर आपने सही कर लिया तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी यूपी में हाल ही में जो लोग 2023 में एशियन पैरा गेम्स खेल के आए थे, हम लोग भी थे उसमें, संस्थान से 4 लड़के उसमें थे ब्लाइंड फुटबॉल में, जो कि हमको संस्थान ने मौका दिया था और फिर IBFF ने मौका दिया, तो हम खेल के आए थे क्योंकि ब्लाइंड फुटबॉल टीम ने क्वालिफाई किया था, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम ने। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, उनको नौकरियां हैं, आपको स्पोर्ट्स कोटा। आप देखें उत्तराखंड में बहुत अच्छी पॉलिसी है, उत्तराखंड में स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी पॉलिसी है, यूपी ने बहुत अच्छा कर दिया है अभी, तो दिल्ली में अच्छी है, हरियाणा में बहुत अच्छी पॉलिसीज है। ऐसे कर करके अलग अलग स्टेट्स आ रहे हैं। साउथ में अगर चले जाएंगे, साउथ इंडिया में, वहां पर ये डिपेंड करता है कि यूनियन की पॉलिसी आती है, यूनियन जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वहां की आती है, और उसके बाद में वो फिर अलग अलग स्टेट्स उसको अडॉप्ट करते हैं और उसी में से निकालते हैं। फिलहाल अगर आज की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज़्यादा मौके हैं। अब अगर कोई स्पोर्ट्स शुरू करता है और अगर स्पोर्ट्स को एज अ करियर वो चूज करता है, अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें तो जैसा मैंने कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, नौकरियां मिल रही हैं। अब आप बोलोगे कि जो दृष्टि दिव्यांग है, खासकर क्योंकि हम लोग इस संस्थान में हैं, है ना, दृष्टि दिव्यांग की अगर बात करें तो अब आप बोलोगे कि ठीक है, चलो हम लोग स्पोर्ट्स में अक्सर सुनते हैं कि जो मेडल लेके आता है इंडिया के लिए, जो ओलंपिक में मेडल लेके आ रहा है, उसको DSP बनते हैं और उसके बाद में पुलिस विभाग में जाते हैं, अलग अलग विभागों में जाते हैं। और दृष्टि दिव्यांग यानी कि पैरा स्पोर्ट्स पर्सन कहाँ जाएगा? मैं आपको बता दूं कि उसी की इक्विवेलेंट जो अलग अलग हैं, जैसे DSO, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, अभी अभी हाल ही में मिला है, तो इस तरीके से वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं कि कौन कौन सी जगह है, वहां पर उनको सेम उस पे, अगर क्योंकि वो पुलिस में नहीं जा सकते, DSP नहीं बन सकते, लेकिन उसी के इक्विवेलेंट बन सकते हैं वो लोग। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा क्रिएट होगी हमें। जी सर मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि ऐसे कौन कौन से गेम्स हैं जो एज अ विजुअल इम्पेयर्ड हम खेल सकते हैं, और कौन कौन से गेम्स हैं जो अभी जिनको अभी अप्लाई करने की ज़रूरत है, खेल आने की संभावना है कि खेले जा सकते हैं वो इन फ्यूचर। ओके, आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, बिल्कुल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो बहुत सारे गेम्स जो इंडिया में पॉपुलरली तो देखा जाए तो क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड है ना, और उसके बाद में एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स बहुत हो रहा है, और उसके बाद ब्लाइंड फुटबॉल। और अगर वर्ल्ड में बात करें, इसी को अगर हम वर्ल्ड लेवल पे लेके चले जाएं, तो इस वक्त जो ब्लाइंड फुटबॉल है, आप ताज्जुब करोगे कि जो ब्लाइंड फुटबॉल है, ब्राजील में उसके क्लब्स हैं, अर्जेंटीना में क्लब्स हैं, और मेन वुमेन दोनों होते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप देखते हैं ISL, उसी तरह से वहां पे लीग होती है उसकी, और उसके बाद एक टीम निकल के आ रही है, तभी वो लोग वर्ल्ड में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त 78 कंट्रीज खेल रहे हैं, और इंडिया 14th है और एशिया में 5th है, तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्रिकेट में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड में हम लोग T20 और जो वनडे है, दोनों में हम लोग वर्ल्ड चैंपियंस हैं। और हमारे यहाँ से 2 इंडिया कैंपर्स हैं, इस इंस्टीट्यूट से गए हुए हैं, 2 इंडिया कैंप तक पहुंचे हुए हैं। तो हर चीज में अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे गेम्स हैं। और अगर गेम कौन से आने वाले हैं, अगर आप बोलोगे, पैरा जूडो जो चल रहे हैं, पैरा जूडो पैरालंपिक गेम है, उसके बाद में पावर लिफ्टिंग है जो पैरालंपिक स्पोर्ट है, उसके बाद में आपका जो पैरा एथलेटिक्स है वो है, ब्लाइंड फुटबॉल है, ये पैरालंपिक स्पोर्ट है सारे। और कोई भी पॉलिसी जब बनती है, उसको जब रखा जाता है, तो ये बोला जाता है कि जो पैरालंपिक में है, या जो ओलंपिक में है, या जो एशियन गेम्स में है, उन्हीं को इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंपॉर्टेंस मतलब वो चार्ट वो बना हुआ है, सबकी पॉलिसी बनी हुई है, उसमें है। और कौन से गेम आने वाले हैं, अब तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आप इमेजिन करो कि एक टोटली ब्लाइंड है और वो शूटिंग कर रहा है, वो निशानेबाजी कर रहा है, पिस्टल से निशानेबाजी कर रहा है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ऑलरेडी उसका हो चुका है शूटिंग के लिए, जो निशानेबाजी है ऑलरेडी वो उसका जो डेमो है वो हो चुका है, फ्रांस में हुआ था। और उसके बाद में शोडाउन है, एक शोडाउन टेबल टेनिस जैसे हम लोग खेलते हैं वैसे ही है, VI के लिए है वो, और उसको हम शोडाउन बोलते हैं, वो पैरालंपिक स्पोर्ट है, वो इंडिया में आने वाला है। गोल बॉल
बहुत इंडिया में अब चलने लगा है, पहले नहीं होता था, तो वो एक जो टोटली ब्लाइंड उनके लिए है। बहुत सारे गेम्स हैं, ये आने वाले, लॉन टेनिस है, तो ये सारे गेम्स जिन पे अभी काम चल रहा है और बहुत जल्दी ही इंडिया में आप देखोगे आने वाले सालों में। सर जैसे कि अभी आपने टेबल टेनिस की बात की, तो क्या रूल्स होते हैं इसके, कैसे खेल सकते हैं एज अ विजुअली चैलेंज इम्पेयर्ड लोग इसको? पहले तो आपको टेबल टेनिस समझना होगा। इसके लिए टेबल टेनिस नाम से ही है कि टेबल होगा, और टेनिस मतलब वन बाउंस करके आप खेल रहे हो, है ना। एक तरफ दो लोग खेल रहे हैं, या फिर मिक्स डबल्स खेल रहे हैं, या डबल्स खेल रहे हैं, ऐसे करके खेलेंगे, एक टेबल के दोनों तरफ है। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए अगर बात करें तो उसका जो रैकेट है जिसको पकड़ के खेलते हैं वो थोड़ा चौड़ा होता है, और उसके बाद में जो नेट होता है उसके नीचे से बॉल जाती है, जबकि जब साइटेड लोग खेलते हैं तो हम नेट के ऊपर से खेलते हैं, ये अंतर है। और बैट छोटा होता है, वो अंतर है, क्योंकि जब नीचे से जाएगी तो उस पर हाइट नहीं होगी तो क्या होगा, बॉल रोल होगी ना, रोल हो रही है तो क्या है, साउंड आएगी उसमें से, तो वो चीज है। और जो टेबल होता है उसके चारों तरफ में बाउंड्री होती है जो कि उससे ऊपर उठी होती है, ताकि बॉल जल्दी नीचे ना जाए, ये अंतर है दोनों का। और एडेप्टेड रूल्स के साथ में हम गेम्स को चलाते हैं। सर रूल सेम ही होते हैं या फिर हाँ, रूल वैसे ही, ऑलमोस्ट जो पॉइंट सिस्टम और बाकी सब है वो वैसे ही। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि विजुअली इम्पेयर्ड के पर्पज से ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनसे हम जुड़ सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही हैं स्पेशली? बहुत सारे, अभी अगर सबसे पुराने अगर बात करें तो IBSA, जिसको इप्सा के नाम से ज़्यादा जानते हैं, जो कि इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, दिल्ली में है, दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली में। उसके अंदर जितने भी बाकी लोग हैं वो हैं, बाकी जितने भी मतलब जो अलग अलग गेम्स है वो आते हैं, तो वो एक तरह से गवर्न करती है इंडिया में जो VI के स्पोर्ट्स हैं उनको, जितने भी बाकी संस्थाएं हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो PCI, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जिसके अंडर बाकी लोग आते हैं, क्योंकि जब आपको पैरा एशियन गेम्स खेलना है या उसके बाद में आपको पैरालंपिक खेलना है तो आपको PCI के थ्रू जाना पड़ता है। और जो इप्सा के गेम्स होते हैं, यानी कि जो सिर्फ VI के लिए हैं, है ना, ये थोड़ा सा समझने वाली बात यह है इसमें, अगर मैं PCI बोलता हूँ, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया बोलता हूँ, तो वहां पर बाकी डिसेबिलिटीज भी आ जाती हैं। 21 डिसेबिलिटीज है ना टोटल, तो उन्हीं में से सबके अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग गेम्स हैं, वो आ जाते हैं PCI के अंडर। अगर मैं इप्सा की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, और अगर इंडिया में है तो इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जितने भी VI से यानी कि ब्लाइंड के जो गेम्स हैं वो जाएंगे तो उसके थ्रू जाते हैं। आपको पता है कि हमारे संस्थान से 2 लड़कियां इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का जो गेम्स हुए थे बर्मिंघम में, वहां पर खेल के आई थी 2 लड़कियां, ब्लाइंड फुटबॉल ने क्वालिफाई किया था, तो उसमें खेल के आई थी वो, सैफ और अक्षरा, दोनों, अक्षरा राणा। तो इस तरह से जो 2 चैनल चलते हैं वहां से जाएंगे। उसके बाद में इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन है जो कि ब्लाइंड फुटबॉल के लिए देखती है। उसके बाद में पैरा जूडो है जो कि जूडो के लिए देखते हैं, और आपको जूडो उनके लिए भी है, जो VI है उनके लिए भी है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। और बहुत सारे मेडल्स आ रहे हैं अभी इंडिया को उससे, तो ऐसे करके अलग अलग फेडरेशन से। आप अगर मैं इसको संक्षिप्त रूप में बताऊं तो ये कह सकता हूँ, ये कह सकते हैं हम लोग कि जितने भी गेम्स हैं उनके सबके सिंगल फेडरेशन होती है, और उनके ऊपर सबसे ऊपर जो है वो PCI है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, या फिर IBSA जो इप्सा है वो है। बाकी हर गेम की अलग अलग अपनी फेडरेशन है। ऐसे तो हम ये कह सकते हैं कि सबको इक्वल खेलने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को मौका है। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या कुछ ऐसे गेम्स हैं जो एक विजुअल इम्पेयर्ड और साइटेड पर्सन एक साथ खेल सकते हैं? ऐसे कौन से गेम्स हैं? हम लोग अभी बात कर रहे थे, आपने मुझे शुभकामनाएं भी दी थी जब मैं किड ट्रेनर के लिए। ब्लाइंड फुटबॉल को अगर आप देखोगे, ब्लाइंड फुटबॉल में जो गोलकीपर है, ये लोगों को पता नहीं है, जो गोलकीपर है वो साइटेड है, अच्छा है ना, वो साइटेड है। और जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो चार फील्ड प्लेयर्स हैं, वो टोटली ब्लाइंड है। तो एक तो ये हो गया आपका। बाकी उसमें अगर देखेंगे जो सपोर्टिंग स्टाफ है, यानी कि कोच और गाइड जो होते हैं, वो सब साइटेड होते हैं। तो बहुत सारे गेम्स ऐसे करके खेल सकते हैं। क्रिकेट में अगर हैं तो साइटेड के साथ तो नहीं, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज के साथ खेल सकते हैं क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड, अगर आप देखें तो। जी सर, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, मतलब मुझे भी। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपके जो लेटेस्ट अचीवमेंट्स हैं वो क्या हैं, और फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपकी स्पोर्ट्स को लेकर? मेरे अचीवमेंट्स की बात करेंगे तो अभी सौरव शर्मा जो ट्रेनर, जिसको मैंने ट्रेन किया बचपन से ही, यहीं पढ़ा हुआ है आदर्श विद्यालय में, और उसके बाद अभी D.Ed कर रहा है यहीं से डिपार्टमेंट से। वो अभी स्विट्जरलैंड में है, नॉटविल में है वो स्विट्जरलैंड में, जो कि वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स खेल रहा है पैरा एथलेटिक्स में।
वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए अगर देखा जाए तो, क्योंकि पहला लॉन्ग डिस्टेंस का एथलीट है, वो 1500 और 5000 मीटर करता है, तो वो वहां पर गया हुआ है। ब्लाइंड फुटबॉल में 4 लड़के यहाँ से एशियन पैरा गेम्स में थे, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है। और उसके बाद में जो इंडियन कैप्टन है ब्लाइंड फुटबॉल का, सुवेंद्र भंडारी, वो यहाँ से है ना। गोल स्कोरर्स यहाँ से हैं, जो पहले फील्ड गोल करने वाले शिवम सिंह नेगी एशियन चैंपियनशिप में जिन्होंने गोल किया था। तो अगर ऐसे देखें तो बहुत सारे मेडल्स हैं हमारे, नेशनल मेडल्स हैं, इंटरनेशनली बहुत अच्छा करें, क्योंकि 13 जो ब्लाइंड फुटबॉलर्स हैं वो यहाँ से हमारे संस्थान से निकल चुके हैं, हमारे संस्थान ने प्रोड्यूस किए हुए हैं, जो मतलब 10 लड़के और 3 लड़कियां। तो ये अचीवमेंट्स हैं। अगर आने वाले टाइम में अगर बात करोगे तो मैं आपको बता दूं कि आज रेडियो के माध्यम से बता रहा हूं मैं, और मेरे 100 गोल पूरे हो जाएंगे इस बार, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं 90s में हूँ, इंटरनेशनल, नेशनल और जोनल के गोल्स मिला के एज अ गोल गाइड। तो मैं इस बार लक्ष्य है कि 100 पूरे करें, क्योंकि 100 का आंकड़ा एक बहुत कमाल का आंकड़ा है हर किसी के लिए, मेरे लिए माइलस्टोन्स हैं वो सब। दूसरा मेरा जो अगर आने वाले टाइम में अगर प्लानिंग करोगे, मैं जब शुरुआत में आया था मैं स्पोर्ट्स का कल्चर चाहता था यहाँ पर। मुझे सबसे पहले ये था कि अचीवमेंट्स बात की बात है, एक स्पोर्ट्स का कल्चर संस्थान में होना चाहिए। तो अब बहुत अच्छा लगता है, हर कैटेगरी के लोग खेल रहे हैं, सिर्फ वीआई ही नहीं, स्टाफ खेलने लगा है, बच्चे खेलने लगे हैं, और उसके बाद जो सयाने हैं वो वापस आने लगे हैं। इससे बढ़कर और क्या होगा, क्योंकि एक संस्थान को स्वस्थ संस्थान बनाना शायद मुझे लगता है एज ए फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर वो भी मेरा काम है, वो मेरे कार्य क्षेत्र में आता है, तो मुझे लगा वो करना चाहिए, वो कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में बस बहुत सारी चीज़ें हैं आने वाले टाइम में, जैसे जैसे समय जो करवाएगा, काम कर रहे हैं। काम करने से मेरा ये है कि जितना काम मैं अभी कर रहा हूँ, इतने काम से अगर मैंने इतना अचीव कर लिया है, जो भी चीज़ अचीव करी है आज तक मैंने, थोड़ा सा और मेहनत करूंगा तो क्या पता कुछ और कर ले। ये प्लानिंग है फ्यूचर की अगर पूछोगे तो। जी सर, शायद इसीलिए कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि फील्ड में ही जाने के लिए खेलो, वैसे भी खेल सकते हैं अगर हमें हैप्पी रहना है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर कभी आपको जब आपके स्टूडेंट्स या आप खुद भी कभी निराश हुए हो तो कैसे, मतलब होता है ना कभी 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 ऐसी स्टेज आती है कि गिव अप कर देना चाहिए, मतलब कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? तो कैसे आप अपने आप को मूव ऑन करते हो? हाँ बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ कि नहीं मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ तो झूठ होगा बिल्कुल। और मैं झूठ नहीं बोलता, है ना, क्योंकि इमोशंस हैं ये तो। अच्छा लगना और बुरा लगना, आशावादी होना और निराशा होना, ये नेचुरल चीजें बिल्कुल बिल्कुल ये होना है, हर किसी के साथ होता है। तो हमारे साथ भी जब ऐसा होता है तो हम आपस में बांट लिया करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है तो मैं उनके साथ बांट लिया करता हूँ। हम थोड़ा बहुत घूमने चल देते हैं कहीं, या फिर मैं कोर्ट में चल देता हूँ खेलने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए चल देते हैं या ऐसा कुछ। तो इस तरीके से मैं वो चीज़ दोबारा से रिजुविनेट कर देता हूँ। और मैं ज़्यादा देर तक अपने साथ नहीं रहने देता कोई भी चीज़। तो मुझे लगता है कि या तो फिर कलम पकड़ लूँगा, मैं कलम उठा लूँगा, कुछ लिख लेंगे, इस तरीके से। तो वो सारी चीज़ें करते हैं। और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नेगेटिव या नेगेटिविटी मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। मैं बहुत पॉजिटिव रहना पसंद करता हूँ, हंसते खेलते रहना पसंद करता हूँ। मुझे ये लगता है कि किसी काम को अगर मैं कर रहा हूँ तो वो मैंने चूज किया करने के लिए, और जब मैंने चूज किया तो उसमें कैसी थकान और कैसी निराशा है ना, तो मैं इस तरीके से काम करता हूँ। मेरा काम करने का तरीका ये है। वाह सर, ये कितनी अच्छी बात है ना कि हम अपने आप की ही प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, बस सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि जब आप मतलब इमोशनल हो जाते हैं तो आप लिखना पसंद करते हैं, तो सर क्या लिखते हैं आप? क्या सबसे ज्यादा पसंद है जो आप लिखते हैं? लिखना, अगर लिखने की बात करें तो मैं कोई पर्टिकुलर जोनर पे नहीं लिखता। मैं शेर व शायरी भी करता हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ, थोड़ा बहुत मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, स्पोर्ट्स के आर्टिकल्स लिखता हूँ। तो जो मेरे सामने एक मैं यूँ कहूँगा कि वाइट पेपर अगर मेरे सामने पड़ा हुआ है तो उस पर मैं कुछ भी कोशिश करता हूँ कि एक कलम उठा लूँ और उसको थोड़ा सा भर दूँ। ये रहता है मेरा, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं। डेली मॉर्निंग में एक थॉट लिखता हूँ मैं, और अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उस पर अपलोड करता हूँ। वो सारे मेरे थॉट्स होते हैं, अपने थॉट्स हैं। तो कोशिश ये करता हूँ कि 1 साल इंग्लिश में लिखता हूँ, 1 साल हिंदी में लिखता हूँ, ताकि मैं भी थोड़ा बहुत जमाने के साथ चल सकूँ। और इस तरीके से करता हूँ और ऐसे चलता रहता है। सर मतलब अगर आप कविताएं लिखते हैं तो आप पढ़ते भी होंगे, तो सर आप अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ सुन सकते हैं? अगर आपको कुछ अभी याद हो तो मुझे खुशी होगी, हम भी सुनना चाहेंगे, हमारे लिसनर्स को भी मौका मिलेगा। लक्ष्मी, आपने कहा है कि कुछ लिखना, तो मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा था कि मैं किसी पर्टिकुलर उस पर नहीं लिखता।
हमने नॉर्थ सेंट्रल जोन हमने होस्ट किया था आज से 2 साल पहले, तो उसी पे जो एंथम चला था वो मैंने लिखा था। उसकी कुछ पंक्तियां आपको उसको सुना रहा हूँ। और वो कुछ इस तरह से है कि खेलेंगे, छनछनाती बॉल लेकर हम दौड़ लगाएंगे, छनछनाती बॉल लेकर हम दौड़ लगाएंगे, आवाज पर गोल दाग कर, आवाज पर गोल दाग कर मतलब क्योंकि पीछे गोल गाइड होता है उसकी आवाज पे खेलते हैं कि आवाज पर गोल दाग कर हम देखना कैसे झूमेंगे, देवभूमि उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में उत्तर मध्य जोन के यानी कि नॉर्थ सेंट्रल जोन के उत्तर मध्य जोन के ब्लाइंड फुटबॉल खिलाड़ी लोहा अपना मनवाएंगे, लोहा अपना मनवाएंगे, खेलेंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे, उठेंगे फिर से, कारनामे अपने सबको दिखलाएंगे, कारनामे अपने सबको दिखलाएंगे, ऐसे हम मिलकर ब्लाइंड फुटबॉल का परचम लहराएंगे, ब्लाइंड फुटबॉल का परचम लहराएंगे। ये मैंने लिखा था उसके लिए, नॉर्थ सेंट्रल जोन के लिए, और तब कोशिश की थी कि कुछ लिखें, तो ऐसे कुछ शब्द निकले थे। सर बहुत खूबसूरत लिखते हैं आप, और ऐसे ही लिखते रहिए। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि पैरा स्पोर्ट्स को लेकर इंडिया में क्या करने की ज़रूरत है हमें? पैरा स्पोर्ट्स को लेकर अगर इंडिया में करेंगे तो कोचिंग को लेके थोड़ा सा कंसर्न लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि जब तक अच्छी कोचिंग नहीं मिलेगी, आपके रिसोर्सेज भी अगर अच्छे हैं, रिसोर्सेज तो मेन है ना, मान लो रिसोर्सेज मिल भी गए, मैं बहुत जगह, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं अभी हाल ही में मैं इंडिया में बहुत जगह गया हूँ जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत हैं, फैसिलिटीज बहुत हैं, बट ट्रेनर नहीं है। मतलब ट्रेनर की कमी है? बिल्कुल, ट्रेनर नहीं है वहाँ पे। देखो दोनों अलग अलग चीज है, ट्रेनर वहाँ पे नहीं है। अब जहाँ पर ट्रेनर है वहाँ पर फैसिलिटीज उतनी नहीं है, तो कहने का मतलब आपको रिसोर्सेज के साथ साथ ट्रेनर्स भी लाने पड़ेंगे, दैट टू क्वालिटी ट्रेनर्स। क्वालिटी ट्रेनर्स ये नहीं है कि उसको बहुत सारा नॉलेज है, क्वालिटी ट्रेनर्स मैं उनको मानता हूँ जिनमें कराने का मादा है, जो कराना पसंद करते हैं, जो रिजल्ट लेना पसंद करते हैं, वो अच्छे ट्रेनर्स हैं। अच्छा ट्रेनर ये नहीं है कि मैंने कहीं बहुत बड़े जगह से मैंने ट्रेनिंग का कोर्स हासिल कर लिया और उसके बाद में सर्टिफिकेट लेके मैं घूम रहा हूँ, लेकिन मेरा अगर रिजल्ट देखेंगे तो एक भी ट्रेनिंग कहीं अच्छे लेवल पर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो ट्रेनिंग नहीं है। अब ट्रेनिंग के लिए तो ट्रेनर्स और रिसोर्सेज, इस पे थोड़ा सा देखने का वो है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी ही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंडर एक ग्वालियर में बहुत बड़ा सेंटर बनने जा रहा है, जो जिसको कि डीएससी बोलते हैं, डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स सेंटर, डीएससी बनने जा रहा है। और मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, 2 बार इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे हम लोग, ब्लाइंड फुटबॉल के लिए हमें डिप्यूट किया गया था, तो उसके लिए गए थे हम लोग। और साथ ही और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि ऐसे ही 5 सेंटर बनने हैं। तो पहला सेंटर ग्वालियर में बन के ऑलमोस्ट मैं कहूँगा शायद 80-90% तैयार हो चुका है वो, और अगर मौका मिला तो फिर से जाएंगे हम वहाँ देखने के लिए। और ऐसे ही 5 सेंटर बनने वाले हैं। जब इस तरह के सेंटर्स बन जाएंगे तो तब लक्ष्मी बहुत अलग होगी बात, और तब शायद और ज़्यादा खिलाड़ी, पैरा खिलाड़ी और निकलेंगे। जी, जितने ट्रेनर्स उतने ही खिलाड़ी भी तैयार होंगे हमारे इंडिया में खेलने के लिए। तो सर जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे और कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? अगर बात करूं कि कैसा लगा, पहले ये बोल देता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं अपने ही संस्थान के जो रेडियो सेंटर है वहाँ पर आता हूँ। ये स्टूडियो अपना, लोग अपने, और उसके बाद में जब उनके बीच में बात करने का मौका मिलता है तो मेरे लिए हमेशा एक प्राइड का मैटर होता है वो। दूसरा, अगर आप कहोगे कि लिसनर्स के लिए और उनके लिए एक मैसेज, तो मैं यही कहूँगा कि क्योंकि स्पोर्ट्स में हूँ तो खेलों की बातें करूँगा, आप खेलते रहिए और आज नहीं तो कल आपको जरूर खेलों में मुकाम हासिल होंगे। और अगर मुकाम हासिल नहीं भी हुए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पैरालंपिक खेले, हर कोई इंडिया के लिए मेडल ले, लेकिन स्वास्थ्य आपको गारंटीड है, वो अच्छा मिलेगा, आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप जब गिरते हैं खेलों के मैदानों में, वहाँ कोई आपको हाथ पकड़ के उठाने वाला नहीं होता, आपको खुद संभलना होता है। लेकिन जब आप ज़्यादा देर तक गिरते हैं तो हाथ पकड़ के उठाने वाले भी मिलेंगे, बट वो आपको उठाएगा नहीं, वो आपको सिर्फ हेल्प करेगा, वो आपको सिर्फ बताएगा कि चल खड़ा हो जा, दोनों मिलकर साथ चलते हैं। तो ये स्पोर्ट्स सीख देती है, स्पोर्ट्स हमें फिट रहना सिखाती है, हमारा जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करती है, बॉडी पोस्चर्स पे बहुत अच्छा काम होता है। तो यही कहूँगा कि खेलते रहिए, जहाँ मौका मिलता है कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए और इसी तरह से जीवन में स्वस्थ रहिए बस।
जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार फिर से शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपने हमें कीमती समय दिया, और आपको एक बार फिर से मैं 91.2 NIVH हल्द्वानी की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप मास्टर ट्रेनर चुने गए हैं, तो बहुत बहुत बधाई सर आपको एक बार फिर से। और मैं अपने लिसनर्स से कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी फील्ड में जाते ना, तो उसके लिए हमको पैशनेट होना ज़रूरी है, उसमें डूबना ज़रूरी है, जो कि सर हमें आज सिखा कर गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप यही करेंगे अपने करियर में, जो भी आप चूज़ करें ना, उसमें पूरी तरह से डूब जाएं और खुश रहिए उसके साथ, उसे अपना लीजिए पूरी तरह से, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे और दूसरों को भी सिखा पाएंगे। तो मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी, और आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हल्द्वानी। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त लक्ष्मी चौहान को दीजिए इजाजत। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो एज अ विजुअल इम्पेयर्ड क्या संभावना है? अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन